अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। फर्स्ट लेक्चर जो है आई बटन में मेंशन है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें वीडियो को। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है कि बेसिक एलिमेंट है कार्बन। किस चीज़ का बेसिक एलिमेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन के बगैर बनाओ, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते ही कार्बन की वजह से हैं। देन जो है कार्बन ने ऑक्यूपाई की हुई है सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन कहाँ पे ऑक्यूपाई की हुई है? स्केलेटल ऑफ लाइफ में। ठीक है, अब सेंट्रल पोजीशन जो है स्केलेटल ऑफ लाइफ में इसने क्यों ऑक्यूपाई की हुई है? अपनी इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहला पॉइंट हमारा है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है। इसका क्या मतलब है? इसकी वैलेंसी जो है, ये वैलेंसी इसकी 4 होती है। वैलेंसी 4 का क्या मतलब है? वैलेंसी 4 का मतलब है कि ये 4 एलिमेंट्स को अपने साथ बाउंड करवा सकता है। ठीक है, किस तरह? बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अपने जो इलेक्ट्रॉन शेल को कंप्लीट करें बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये आगे फर्दर हमारे पास 3 तरह से कार्बन फॉर्म कर सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब नीचे यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में। ठीक है, इसी टेट्रावेलेंसी की वजह से हमारे पास कार्बन जो है ये मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक पॉइंट जो है आप लोग इसकी अबंडेंस के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अबंडेंट है 18%। ठीक है, इसकी अबंडेंस है 18%। देन हमारे पास अगर हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करने की कोशिश करें, वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है कि ये 2 तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। सेल्फ बॉन्डिंग भी कर सकता है और बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स भी कर सकता है, मतलब कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एटम्स के साथ। अच्छा, सेल्फ बॉन्डिंग क्या होता है? सेल्फ बॉन्डिंग हमारे पास होती है कि कार्बन जो है अपने ही साथ चेन बनाता जाए। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाए, फिर वो कार्बन अगले कार्बन के साथ जुड़े। ठीक है, बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये बात नहीं बोलनी। अब इस सेल्फ बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन के जो कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बनाता जा रहा है उसको कैटिनेशन कहते हैं। अब कैटिनेशन जो है ये भी फर्दर 3 तरह से है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है और रिंग्ड है। इनकी एग्जांपल जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। पहले इसका जो बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स है ना वो देख लेते हैं। अदर एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्हीं 3 को डिस्कस किया हुआ है हमारी बुक में, तो हम भी इन्हीं 3 को पढ़ेंगे। अब इन बॉन्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है। जब ये बॉन्ड हम तोड़ते हैं यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो हमारे पास एक जो है एनर्जी वो रिलीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। अब वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी जो है सेल अपनी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर लेता है। फिर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? किसको स्टेबल करता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टेबल करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को जो है उसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब आगे जो बात करें हम कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमारा अमाइनो एसिड के दरमियान में प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड का कार्बन दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो हमारे पास जो है एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अदर जो हैं हमारे पास सब यूनिट्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू। फिर अगर हम बात करें अपना, यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। माइक्रो, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। और अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट वो कम होता है। ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स की आ जाती है। ठीक है, ग्लूकोज की आ जाती है और दैन हमारे पास फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह के मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ होते हैं, और जैसे अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो फैटी एसिड्स हैं वो लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लिपिड हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। देन अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का सोर्स है। कैसे कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया तो हम उन माइक्रो मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, तो वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को हम ब्रेक करवाते जाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनसोल्यूबल होंगे वाटर में और सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियस अगर फर्ज कर लें, न्यूक्लियस एक मैक्रो मतलब कि ऑर्गेनेली हमारे पास है उसमें सेल की। ठीक है, अगर ये हमारे पास सॉल्युबल होता तो सारे का सारा सेल हमारा वाटर में सॉल्युबल हो जाता, कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही ना कर पाता। तो इसलिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ना ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। और अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं सब यूनिट्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के।
देन हमारे पास एक ATP है, ठीक है। ATP भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ATP के एक फॉस्फोरस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है, जब दूसरे को तोड़ते हैं तो फिर भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरह करके कार्बन हमारे जो लाइफ में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। अब जो पीछे मैंने कैटिनेशन की एग्जांपल्स कहा था कि मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ, वो एग्जांपल्स हैं ये ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और रिंग्ड की, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास है ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, लीनियर है, क्योंकि कार्बन ने आपस में ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये कैटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद ये कार्बन जो है आपस में तो जुड़े हुए हैं लेकिन ब्रांच्ड हैं, ठीक है। ब्रांचिंग की हुई है, ये हमारे पास ब्रांच्ड कैटिनेशन में आ जाएगी। उसके बाद रिंग्ड, ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेंजीन फेमस जो है, ये हमारे पास कैटिनेशन हुई हुई है और रिंग्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जांपल्स इसी तरह आप लोग कोड कर सकते हैं अपने कैटिनेशन वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।